स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमने अक्सर देखा है कि जब भी इंडिया किसी दूसरे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करता है या साइन करता है तो उससे दूसरे देश को ज्यादा बेनिफिट होता है और हमारे देश को नुकसान होता है। और इसी वजह से हमने RCEP से अपने आप को वापस खींच लिया था। RCEP हमने साइन ही नहीं किया क्योंकि हमें डर था कि चाइना जो है वो RCEP के थ्रू अपने सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप कर देगा और इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन ही झेल नहीं पाएगी। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने अपने आप को बहुत अप्रिशिएट किया कि भैया बहुत बढ़िया काम किया। ट्रेडर्स जो छोटे मोटे व्यापारी थे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज को। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हमारे ट्रेडर्स, कब तक हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन से पीछे हटने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो दुनिया है वो डेवलप्ड हो रहा है, नए मशीन्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और आज न कल हमें उस कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन होता है ना, जो बचपन में हम दूर भागते थे, कुछ लोग जो दूर भागते थे क्योंकि लगता था यार मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसी वजह से उनका जो बेसिक कैलकुलेशन है वो भी स्ट्रांग नहीं हो पाता था और इसी वजह से वो दूर भागते रहे। लेकिन हमारे सर कहते थे कि अगर कोई भी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है ना तो उसको फेस करो। एक बार तुमने फेस करना सीख लिया तो फिर उससे तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। और यही सिनेरियो इंडियन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ था। और इसी चीज को हमने सोचा कि जब हमने RCEP साइन नहीं किया ना तो हमने अपने ट्रेडर्स को, हमने अपनी फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को ये मौका दिया कि आप भी अपने टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कीजिए, ताकि कोई एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में आपको यूरोपियन, आपको USA की मार्केट से कंपटीशन करना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि वो सिचुएशन ऐसा आ गया है कि हमने जो है वो USA के साथ, UK के साथ और EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। UK के साथ तो हमने साइन कर लिया, लेकिन और देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है और नुकसान भी है हमारे फार्मर्स को, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो क्या है उसको हम देखेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि जब दो देश, क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लगा देता है। मान लो कि USA से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है और उस प्रोडक्ट की वजह से हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उस प्रोडक्ट की, अब देखो कोई भी चीज USA में बन के आएगा, मान लेते हैं चाइना से कोई भी चीज बन के आया तो चाइना सस्ते में उस प्रोडक्ट को बना लेता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो सस्ते में बना लेता है। मान लो बैट, वो चाइना बना के भेजा, यहाँ पे चाइना का बैट जो अगर हम खरीदेंगे तो 100 रुपए का मिलेगा, और वही हमारे देश में अगर कोई बैट मैन्युफैक्चर करेगा तो वो 200 उसका प्राइस होगा। तो जो कस्टमर है वो 200 का बैट लेगा या 100 का बैट लेगा? हम 100 का ही बैट लेंगे। रेडमी के साथ देख लो, Xiaomi के साथ देख लो, जो चाइनीज फोन है, हम जनरली चाइनीज फोन लेते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते दामों पे हमें मिल जाता है और इसकी वजह से हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत मार झेलना पड़ जाता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब दूसरे देश की कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है और वो प्रोडक्ट हमारे लोकल प्रोड्यूसर को, लोकल इंडस्ट्रीज को हार्म कर सकता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर में हम टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ टैक्स नहीं होता है, मतलब टैक्स के अलावा हम लगा देते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो ये था कि जब भी कोई दो देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो वो दोनों देश क्या करते हैं ना, कि अगर मान लो कि UK और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो UK से 1000 प्रोडक्ट आता है, इंडिया से भी 1000 प्रोडक्ट आता है। इंडिया UK के 1000 प्रोडक्ट के ऊपर में टैरिफ लगाया हुआ है, UK भी लगाया हुआ है भैया। तो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो रहा है, तो UK बोलता है कि हम आपके 1000 प्रोडक्ट्स के ऊपर में, चाहे 500 प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ नहीं लगाएंगे। इंडिया भी बोलता है कि हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ नहीं लगाएंगे या फिर कम लगाएंगे। इसी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में। अब सिनेरियो ये है कि इंडिया जो है वो UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, US के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कब से बात चल रही है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप चाचा आ गए हैं, वो बात करते ही हैं, वो बोलते ही हैं कि भैया करो करो, प्रेशर खूब डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर में। और ये हमने देखा ही है कि 100%, 200%, 400% लगाने की वो धमकी देते रहते हैं। चाइना पे तो लगाया भी था, पर चाइना इतनी मजबूत कंट्री है कि वो उनके टैरिफ से डरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना कि आज न कल उनको सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए, तो सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए हमें जो है वो आएंगे ही हमारे पास। और सेम चीज इंडिया के साथ भी है कि चाइना कितना भी बड़ा दुश्मन हमारा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी चाइनीज फोन हमारे देश में आते हैं, चाइनीज लाइट्स हमारे देश में आते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे देश में इतने हैं जितने अपने प्रोडक्ट्स भी लोग यूज नहीं करते हैं।
आप अपने घर के चारों तरफ देखो, आपको कोई ना कोई एक चाइनीज प्रोडक्ट मिल जाता है। रीजन उसके पीछे ये है कि वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सस्ते दामों पे आते हैं और हमारे लोकल प्रोड्यूसर उतने किफायती रेट पे वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाते हैं। तो ये सिचुएशन था। अब क्या होता है कि सबके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आरसीईपी हम छोड़ चुके हैं। आरसीईपी की वजह से जो साउथ एशियन बड़ा मार्केट था उसको हमने गंवा दिया। तो अब हमें कोई मार्केट तो चाहिए। कब तक हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को सप्लाई करते रहेंगे और मिडिल ईस्ट को सप्लाई करते रहेंगे? हमें भी तो मार्केट का एक्सपेंशन चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को यूएस भेज सके, यूके भेज सके, यूरोप भेज सके। तो क्या आपके हिसाब से अब आप सोचोगे कि क्या अभी तक हम यूएसए के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उसकी जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लगाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स हम सस्ते दामों में हमारी जनता खरीद लेती है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके देश में पहुंचता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगता है, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स, आपकी जो सिटीजन है वो खरीद ही नहीं पाते। तो इसीलिए आप टैरिफ कम कीजिए और इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और देखो एक सिनेरियो और देखो, यही है जियोपॉलिटिक्स। क्या होता है कि यूएसए सबके ऊपर में टैरिफ लगा रहा है, तो जो ईयू बोलता था ना कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ करेंगे, 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल हो जाते थे, वो अब यूके के साथ तुरंत साइन हो गया। ईयू के साथ बात हो रहा है 2025 में साइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाचा जी के कारण। खैर, अब देखिए सिनेरियो क्या होता है। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ जो होगा, ईयू के साथ जो होगा, यूएसए के साथ जो होगा, यूके के साथ तो हो गया, तो होगा उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ेंगे, इंपोर्ट कितने आएंगे, ठीक है, उस सब के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा समझ लेते हैं, ताकि जब हम उस चीज को कंपैरिजन करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। और देखो, ये भारत पाकिस्तान के वॉर के बारे में वीडियो नहीं है, इसीलिए उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन ये किसानों के बारे में बातें हैं। और किसानों का तो सबसे फनी सिचुएशन है, आयरनी सिचुएशन है। उनके लिए पॉलिसीज बनते हैं, उनके लिए नारा लगाया जाता है, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा और प्रोमिसेस होता है, उनके लिए आंदोलन किया जाता है, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद भी हमारे देश के किसान जो हैं अभी भी कर्ज की वजह से मर रहे हैं। हमारे देश के किसान अभी भी भूखे पेट सो रहे हैं। कुछ किसानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जेन्युइन किसान है उनकी बात कर रहा हूं। तो क्या है ऐसा कि इतना साल हो गया देश को आज़ाद हुए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ी बेटर हो गई, आईटी सेक्टर बेटर हो गई, लाइफ स्टाइल लोगों का बेटर हो गया, लेकिन किसान का हालत जो आज़ादी के टाइम पे था उससे थोड़ा बहुत बेटर हो पाया। क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा डेटा को देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रेड परफॉर्मेंस का डेटा ये है, जिसमें हमने देखा है कि एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हुआ है। 2023-24 का डेटा के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 6.4% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट का मतलब हमारे देश के जो प्रोडक्ट है हम दूसरे देश को बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम जितना पहले प्रोडक्ट बेच पाते थे उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट अभी बेच पा रहे हैं। कितना परसेंट? तो 6.4%। किसका? एग्रीकल्चरल ट्रेड का, सारे प्रोडक्ट्स का नहीं। सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? तो सिर्फ 0.1% बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कितना बढ़ा है? 6.4%। थोड़ा इकोनॉमी का टर्म है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा बेसिक से बता रहा हूं। अब देखिए सिनेरियो ये 0.1% बढ़ गया, तो क्या ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन फिर देख लो इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरे देश का प्रोडक्ट अपने देश में खरीदते हैं, मतलब दूसरे देश के प्रोडक्ट को हमारी जनता खरीदती है। तो वो क्या होता है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया कितना? 6.4%। एग्रीकल्चर है। इंपोर्ट कितना बढ़ाया है हमने? हमारा जो 2023-24 में थे तो हम कितना बढ़ाते थे? 32.9 बिलियन जो डॉलर्स की जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश से मंगाते थे, और अब कितना मंगाते हैं? अब 38। मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा है 6.4% और इंपोर्ट बढ़ा है 17%। मतलब हम जितना दूसरे देश को बेच पाते हैं ना, उससे वो तो बढ़ा ही है, लेकिन उससे ज्यादा हम पहले जितना खरीदते थे दूसरे देश से, अब उससे कहीं ज्यादा हम खरीद रहे। ये कंपैरिजन था। उसके बाद देखिए क्या होता है सिचुएशन कि ये जो डेटा है ये हमने देखा ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की। अब देखिए ओवरऑल मर्चेंडाइज इंपोर्ट की, ये भी हम 0.1% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 6.2% का। ट्रेड सरप्लस भी श्रिंक हुआ है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस, मतलब अगर इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है तो हम यूएसए को ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं कंपैरिजन में। अगर हमने यूएसए को 100 रुपए का प्रोडक्ट भेजा तो हम यूएसए से सिर्फ 50 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये जो 50 रुपए का गैप है इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। और अगर हम यूएसए से 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते और उसको बेच पाते सिर्फ 70 रुपए का, तो ये जो 30 रुपए का गैप होता इसको बोलते ट्रेड डेफिसिट। तो मतलब क्या है, ये जो ट्रेड सरप्लस है ये भी गिरा है। मतलब 2023
13-14 में हम 27.7 बिलियन का जो है वो ट्रेड सरप्लस था यूएसए के साथ, लेकिन 11 साल में घट के आधा, मतलब 50% से ज्यादा डिक्लाइन कर लिया है। मतलब जो पहले ट्रेड प्लस होना अच्छी बात है, ट्रेड डेफिसिट होना खराब बात है, तो ट्रेड सरप्लस हमारा जितना था उसका 50% ही अब ट्रेड सरप्लस है। और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात देखो यहां पे कि जो इंपोर्ट था, हम 2013-14 की कंपैरिजन में हमने इंपोर्ट कितना बढ़ाया। अगर हम 100 रुपए का कोई ये आप ही लोग बताना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, कि 2013-14 में हम जितना प्रोडक्ट खरीदते थे ना, इंपोर्ट करते थे, दूसरे देश से अपने देश में मंगाते थे, उसके कंपैरिजन में अभी हम 148% ज्यादा प्रोडक्ट दूसरे देश से मंगा रहे हैं। ये बहुत आयरनी वाली बात है। अब थोड़ा सा देखो कि हम दूसरे देश को क्या बेच पाते हैं और दूसरे देश से क्या खरीद पाते हैं, इसका डेटा देखो। एक्सपोर्ट में हम सबसे ज्यादा मरीन प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मरीन प्रोडक्ट क्या होता है, मछली, श्रिम्प, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, तो इसको हम सबसे ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट कर पाते हैं। $7.4 बिलियन जो है हम बेच पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि वो 7.4 बिलियन था ना, लेकिन 2022-23 के कंपैरिजन में 2022-23 में हम $8.1 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करते थे मरीन प्रोडक्ट्स, लेकिन अब वो घट के 7.4 बिलियन। यहां भी हमें नुकसान है। हम किस किस को बेचते हैं, किस किस के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को हम 35% बेच पाते हैं, चाइना को 20%, यूरोपियन यूनियन के साथ 15%। तो चाइना के साथ तो हम कभी कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ हमेशा हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहा है। मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम उनको जितना बेचते हैं उससे ज्यादा उनसे हम खरीद लेते हैं। लेकिन ट्रेड सरप्लस यूएसए के साथ हो रहा था, इसीलिए हम उनके साथ एफटीए करने की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होता था, इसीलिए हम उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और हम क्या क्या बेच पाते हैं, तो हम बासमती राइस, ओहो मजा आता है। इतना अच्छा बासमती राइस का क्वालिटी हमारे देश का है, उतना कहीं कहीं नहीं है। बासमती राइस अगर तुम किसी भी दुनिया में जाके बोलोगे ना कि बासमती राइस, तो लोगों को इंडिया याद आएगा अगर वो बासमती राइस खाया है। इसके ऊपर तो एक मूवी बनी है, बासमती ब्लू। स्पाइसेस, अंग्रेज, यूरोपियन सभी लोग इंडिया आए थे स्पाइसेस की वजह से। तो अगर हम स्पाइसेस नहीं बेच पाएंगे तो हमारा जो हिस्ट्री है वही खतरे में आ जाएगा। इसीलिए स्पाइसेस बेचते हैं। कॉफी, टोबैको, इन सब में हम टोबैको, कॉफी और स्पाइसेस हम बेच पाते हैं। अब देखिए इंपोर्ट क्या क्या करते हैं। एडिबल ऑयल्स, आप सोचेंगे एडिबल ऑयल्स मतलब वही सरसों का तेल यार। तो सरसों का तेल मतलब हमारे देश में क्या सरसों की खेती नहीं होती है? होती है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण यह है कि हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमारा खपत है। हम बहुत अच्छा मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। फास्ट फूड, जाओ चाउमीन खाना, मोमोज खाना, खैर मोमोज में तो नहीं होता, खैर समोसे। तो इन सब की वजह से हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए ओबेसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके पीछे का एक और कारण है, वो ये है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। यूएसए वाले जीएम क्रॉप्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी बच रहे हैं सेफ्टी कंसर्न्स को लेके। तो अगर हमने जीएम मस्टर्ड को लेके आ गए ना, तो हमारा जो प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पल्सेस, दाल का भी जो प्रोडक्शन है मतलब इंपोर्ट हम कर रहे हैं। फ्रूट्स, हाँ एप्पल्स वगैरह है जो यूके से आता है, उसके बाद आलमंड्स वगैरह है जो दूसरे देश से आता है। स्पाइसेस वगैरह का भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ कुछ, जैसे पेपर और कार्डमम। और पेपर कार्डमम के बारे में अगर बात करें तो इंडिया नेट इंपोर्टर है, ठीक है। नेट इंपोर्टर क्या होता है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्कोहलिक बेवरेजेस, चीयर्स, खैर समझ में आया। ओके, अब देखिए यहां पे इंडिया यूके का जो फ्रेट ट्रेड है वो फटाफट से समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो इंडिया यूके का फ्रेट ट्रेड हुआ वो कब हुआ? एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप याद रखिएगा 2025 मई में ये साइन हो चुका है, कुछ दिन पहले, ठीक है। चाचा सबको भड़का रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें। हमने बोला कि इंडियन एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें जो आप टैरिफ लगा रहे हो, तो 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स में से आप टैरिफ को हटा दो या फिर कम करो। जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, कपड़ा, कॉटन का उत्पादन तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही कर रहे हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से कर रहे हैं। अभी तक हम इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो कर पा रहे हैं टेक्सटाइल्स में, कपड़े में। बासमती राइस, मैंगोज के बारे में एक अभी रिसेंट में आया था कि यूएसए ने इतने करोड़ों रुपए का जो मैंगो है वो वापस रिटर्न कर दिया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कट्स टैरिफ, देखो ये आपके ऑप्शन में पूछ सकता है कि इंडिया ने बोला है कि हमारे 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर में आप टैरिफ को कम कीजिए। हम कितना करेंगे उनके टैरिफ? हमें भी तो करना होगा ना यूके के टैरिफ, यूके के प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ को कम, तो हम कितना? 90%। क्यों?
हमारा 99% टैरिफ कम कर रहा है, हम सिर्फ 90%। यूके है इतना बड़ा, इंडिया है इतना बड़ा, इंडिया के पास है इतनी सारी पॉपुलेशन, यूके के पास है इतनी सारी पॉपुलेशन, तो फायदा किसको होगा? यूके इतने सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच पाएगा, हम सिर्फ इतने सारे लोगों को बेच पाएंगे, इसीलिए हमने प्रोडक्ट्स को कम किया। अब देखिए एक्सपेक्टेड टू बूस्ट, अब इसकी वजह से हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 25.5 बिलियन पर ईयर के हिसाब से हमारा ट्रेड जो है वो हो पाएगा। ये दोनों के ट्रेड का डेटा है। अब बेनिफिट क्या होगा इससे, फायदा क्या होगा? फायदा की तो बात कीजिए। अब देखिए ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर, जैसे स्पाइसेस, राइस, ये सब हम अभी तक जो है बहुत सर्टेन ये क्या कहते हैं देश को बेच पाते थे और यूके के साथ बेच भी पाते थे, तो यूके जो है इनके ऊपर टैरिफ लगाता था, जिसकी वजह से हमारा जो राइस है वो महंगा मिलता था यूके की मार्केट में। लेकिन अब सस्ता मिलेगा क्योंकि टैरिफ वो कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनके लोग हमारे देश के बासमती राइस को, मसाले को, एचडी मसाले सच ओके तो खरीद पाएंगे और इसकी वजह से हमारा जो इसमें ट्रेड हो पाता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो प्रोडक्ट हो गए, सर्विसेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो हमारे देश के अंदर, हमारा देश सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है, ठीक है, मान लेते हैं, तो उसमें भी हम जो है वो सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और यही एक सर्विसेज सेक्टर ही है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात है, इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इसी वजह से रुक रहा था। वो बोल रहे थे कि सर्विसेज में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा देश तो सर्विसेज सेक्टर में ही आ गया है, हाँ, तो इसीलिए सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड करो इसको, तो इसीलिए किया। उसके बाद प्रोफेशनल मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी, प्रोफेशनल मोबिलिटी, और जो सोशल सिक्योरिटी को वेवर मिला है। ये सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, गौर से सुनिएगा, आपके एग्जाम में यही ऑप्शन दे देगा। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर इंडिया के कोई भी इंसान कोई टेम्पररी गया है 2 साल के लिए, कि कोई सर्विस देने के लिए वहां पे गया है, और या यूके का इंडिया आया है, तो कोई इंडिया से अगर मान लो कि प्रशांत गया है वहां पे यूके कमाने, खैर नहीं जाएगा बट स्टिल मान लेते हैं कि गया, तो प्रशांत छोड़ो यार, सुमित सोचो, सुमित जो है वो इंडिया से यूके गया पढ़ाने, बहुत निकम्मा है वो, बिल्कुल जॉब नहीं करता है वो यहाँ पे रह के, उसको मतलब खूब प्रेशर दिए एंड बोले कि सुमित भाई नहीं जाओगे अगर यूके तो फिर कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो सुमित क्या करता है, इंडिया को उसको धक्के मार के हम यूके भेज देते हैं, कमाने के लिए जाओ, तो वो जाता है यूके। अब यूके गया तो वो उसको सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ जाएगा, किसको, यूके को भी और इंडिया को भी। सोशल सिक्योरिटी एक तरह का टैक्स होता है, कि क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, बट एक तरह का सिंपल सा टैक्स होता है जो यूके की सरकार को भी वो देगा अगर यूके जा रहा है तो, और इंडिया की सरकार को भी देगा। मतलब किसी एक जॉब को करने की वजह से वो 2 देशों को टैक्स दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो अब हमने वेवर क्या दिया है कि अगर सुमित जो है वो दूसरा देश जा रहा है, यूके जा रहा है, और अगर वो सोशल सिक्योरिटी टैक्स दे दिया यूके को, तो फिर उसको इंडिया को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही सिस्टम था। सुमित ध्यान से भाई जाओ कमाओ। अब देखो उसके बाद क्या होता है, प्रोफेशनल मोबिलिटी जो है वो तो मैंने बात कर ही ली। उसके बाद देखिए सपोर्ट मेक इन इंडिया एंड ईजेज नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक कार्बन टैक्स। अब यूके का यही चोचला रहता है, वो तो खूब सारा कार्बन से अपना फैक्ट्री बनाया, प्रोड्यूस किया और आगे बढ़ गया, लेकिन इंडिया इसमें पीछे रह गया। तो और अभी जो है जब इंडिया कार्बन का यूज कर रहा है, कोयले का यूज कर रहा है, तो यूके यूएस बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भैया तुम लोग जो है वो कोयले से प्रोडक्ट बनाते हो, इसीलिए पॉल्यूशन करते हो, और अगर तुम कोयले से बनाते हो, पॉल्यूशन करते हो, तो हम तुम्हारे ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे। इंडिया बोलता है जब तुम्हारा डेवलप करने का टाइम था, खुद तो डेवलप हो गया, और जब हमें डेवलप करने का टाइम है तो हम पे कार्बन टैक्स लगाओगे। इसीलिए यूके और इंडिया के जब बीच में फ्री ट्रेड हो रहा था, ऐसा बहुत सारा हिपोक्रेसी है जो यूएस, यूके और ईयू खेलता है, तो उसको भी हमने टैकल करने की कोशिश की है, कार्बन टैक्स को भी हमने कम करने की बात की है, और मेक इन इंडिया जो है वो ईजी होगा ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो इंडियन टैरिफ जो हम विस्की पे लगाते थे, स्कॉटिश विस्की, ओके, कार्स के ऊपर लगाते थे, वो अब हमें टैरिफ कम करना होगा। अब मारुति वालों को जो है, वो होंडा वाले को जो है वो नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जो भी इंडिया में बनाते हैं ना प्रोडक्ट, वो टाटा की जो कंपनी है, उनकी जो कार होगी, अब उनका कंपटीशन किसके साथ होगा, यूके और यूके कार के साथ कंपटीशन होगा। वो अगर ज़्यादा सस्ता में प्रोडक्ट अपने इंडिया को बेच पाएंगे, तो हमारे लोग जो हैं जो टाटा की कार को लेते हैं, वो अब जो है वो यूके की कार को हम लेंगे। इसकी वजह से जो टाटा की जो कार है वो भी अब सस्ते दामों पे बिकेगी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है कि एप्पल जो यूके से आता है, अब पता नहीं किस टाइप का एप्पल है भाई जो यूके से आता है,
खैर, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इसमें भी दिक्कत होगा क्योंकि यूके जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में बेचेगा, और क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन डेयरी का है और ये एप्पल्स का भी है, तो अगर यूके से एप्पल और डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो यहाँ के जो किसान हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं या जो एप्पल फार्मर हैं, उनको कंपटीशन देखना पड़ जाएगा और उनका जो प्रोडक्ट जिस भी प्राइस पे बिक रहा है उसको कम करना पड़ जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है। तो ये जो इंडिया यूके के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड हुआ है इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है कि हमने यूके को बहुत सारी नेगोशिएशन में जो है वो नेगोशिएट किया है और ये बहुत अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन हुआ है। ठीक है, हुआ है, इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं और ऐसा हम दूसरे देशों के साथ भी रेप्लिकेट कर पाए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। कारण इसके पीछे पता है क्या है कि यूके ब्रेग्जिट हो गया, ईयू के साथ वो पहले था, फायदा होता था, अब उसको बाहर कर दिया गया, बाहर हो गया वो खुद ही। उसके बाद यूएसए जो है वो ऑफ कोर्स टैरिफ लगा ही रहा है, तो इसीलिए यूके को झुकना पड़ा ही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब इंडिया ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या साइन होता है, तो ये 2007 से शुरू हो रहा है। देखो 2007, फिर 2021 में फिर से शुरू हुआ और 2025 में जो है वो साइन होने का गुंजाइश है। देखते हैं चाचा जी क्या क्या करवाते हैं। ओके, ईयू जो है अब टैरिफ कट्स करने की बात कर रहा है। तो ईयू बोलता है कि देखिए दो कंसर्न है, आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि इंडिया ईयू हुआ है तो इंडिया का क्या स्टैंड था, ईयू का क्या स्टैंड था। तो यूरोप बोल रहा है कि आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर में, वाइन के ऊपर में, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर में जो भी आप टैक्स लगाते थे, जो टैरिफ लगाते थे, उसको आप कम कीजिए। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर, वैसे भी वाइन्स के ऊपर में हम टैक्स क्यों लगाते हैं आई डोंट नो, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर में इसीलिए टैक्स लगाते हैं ताकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो खुश रहें। और इसी वजह से अगर हम इनके ऊपर में टैरिफ कम कर देंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें उनको फार्मर्स को नुकसान होगा। ऑटोमोबाइल्स जो हमारी कार इंडस्ट्री है या बाइक इंडस्ट्री है जो इतने बेच पाती है हमारे देश के जो कंपनीज हैं, उनको भी नुकसान होगा। तो वो कह रही है कि एग्रीकल्चर, वाइन और ऑटोमोबाइल सेक्शन में जो आप टैरिफ लगाते हो उसको कम कीजिए। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जो हमारे साथ, एक सेकेंड, हाँ, आप जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हमारे देश में लगाते हैं, हाँ वो टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नॉन टैरिफ बैरियर की बात कर रहे हैं। ये टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैरिफ मतलब टैक्स लगा देना और बोल देना, मतलब टैक्स बढ़ा देना और बोल देना कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर में इतना टैक्स लगा, ये टैरिफ बैरियर है। उसके नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि हम पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया से गेहूं आता है ना, चावल आता है ना, उसमें कीड़े लगे होते हैं, उसको पॉलिश नहीं होता, व्हाइट नहीं दिखता है। जो आम आता है ना इंडिया से, वो उसमें ना गंदगी रहता है क्योंकि वो अच्छे साफ नहीं हो पाता है। तो इस तरह की चीज़ें, या इंडिया से कोई प्रोडक्ट आ गया, उसमें बोला कि इसमें जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए हम उसके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखो बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट। तो रुकावट आप पैसे बढ़ा के कर दो या फिर आप ये बोल दो इसलिए ये गलत है। जब मम्मी लोगों को मन नहीं करता है ना कोई सामान लेने का, रंग अच्छा नहीं है, ठीक है, पहले वो बोलेंगी कि आप इतना पैसा जो है आप 200 रुपये में नहीं, 150 रुपये में ही दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब फिर भी दुकानदार बोलेगा ठीक है ले लीजिए, लेकिन मम्मी लोगों का मन नहीं करेगा लेने का, वो बोलेंगी कि रंग अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, इससे अच्छा तो ऑनलाइन ही शॉप कर लो यार। खैर, उसके बाद देखो अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो ईयू का जो CBAM है, ठीक है, CBAM क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कभी तो पढ़ो, किताब खोलो, पढ़ना शुरू करो। स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लगाया है कि पेस्टिसाइड्स लिमिट जो हम आपको बता रहे थे ऑलरेडी, और एग्जांपल में जैसे इस CBAM की वजह से, ये जो टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से हमारा जो राइस का एक्सपोर्ट है वो भी क्या हुआ कि गिर गया। पहले हम $3.36 बिलियन का राइस हम एक्सपोर्ट कर पाते थे, लेकिन इस ड्रामा की वजह से हम $3.12 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और अब इसी की वजह से अब देखिए यहाँ पे इंडिया जो है बैरियर्स को बोल रहा है रिमूव कीजिए। ईयू बोल रहा है कि ये नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, ये मेजर है, क्वालिटी मेजर है, ठीक है। तो इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि ऑफ कोर्स वही चीज़ें कि स्पाइसेस जो है, मसाला बेच पाएंगे, सीरियल्स बेच पाएंगे, फसल, अनाज, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सब्जी, फल, ये सब जो है हम अब ज़्यादा बेच पाएंगे। और थ्रेट क्या क्या है कि वहाँ से जो चीज़ आएगा, वहाँ से जो वाइन आएगा, ये वाइन हर चीज़ में कैसे आता है यार, ये इंडिया की जो प्रोड्यूसर है वो उसको नुकसान करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस डायरेक्ट स्टडी का एक मानना है कि अगर ईयू के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो हम इंडिया से जो सर्विसेज जाती थी वो 50% ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज था।
अब यहां पे इंडिया यूएसए का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख लीजिए कि यूएस बोलता है कि हमें मार्केट का एक्सेस दो। आपने जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाया है, टैरिफ बैरियर लगाया है, नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया नहीं लगाता है, टैरिफ बैरियर लगाता है। तो वो बोलता है कि आपने जो एग्रीकल्चर के ऊपर में, सोयाबीन के ऊपर में, एग्रीकल्चर जैसे कि सोयाबीन, मेज, कॉटन, इन सब के ऊपर में आपने जो बैरियर लगाया है उसको आप हटाइए। और इंडिया के पास ये भी प्रेशर है कि हम जो हैं वो जीएम मॉडिफाइड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनको इंडिया में नहीं आने देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनको आप इंडिया में आने दीजिए। ट्रंप की वजह से थ्रेट है ही कि 26% ड्यूटी जो है वो उन्होंने इंडियन श्रिम्प के ऊपर में लगा दिया है। अब इसकी वजह से फार्मर्स को कैसे नुकसान हो जाएगा, तो प्राइस सप्रेशन होगा। पल्सेस जो दाल है, ऑयल सीड जो सरसों का बीज होता है जिससे सरसों का तेल बनता है, डेयरी सेक्टर हो गया, इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेलने को मिल सकता है। और ये सिर्फ यूएसए के डेयरी प्रोडक्ट से ही नहीं मिलेगा, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन सब से हमें कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और इंडिया ने भी बोला है कि आप जो है आप भी हमारे सेक्शन में हमारा जो टैरिफ लगाए हुए उसको कम कीजिए। अब देखिए इससे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। अब सिनेरियो ये है, इसको हो गया, ये खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया। अब इससे एक देखो नुकसान क्या, चैलेंजेस क्या क्या है कि हमको लगता है ना कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर में हम इतना ज़्यादा निर्भर है, ठीक है, सस्ते दामों में मिल रहा है, इसीलिए कितना भी डोकलाम हो जाए, कितना भी गलवान वैली इंसिडेंट हो जाए, हम चाइना के प्रोडक्ट्स को लेते ही हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर, हमारे जो सिटीजन हैं, इनको चाइना के डिपेंडेंसी को जो खत्म किया जाए। चाइना के ऊपर में जो हम इतने डिपेंडेंट हैं, वो अब यूएसए के प्रोडक्ट भी हम खरीद पाएंगे, ईयू के भी प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, यूके के भी प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, और चाइना का डिपेंडेंसी कम होगा और चाइना को इससे लॉस होगा। ठीक है, ये चीज हमारा है। लेकिन चैलेंज और रिस्क क्या क्या है इंडिया के पास, तो ट्रेड सरप्लस इरोजन भी होगा। ट्रेड सरप्लस जो हमारा पहले होता था, जो हम टैरिफ को लगा करके और हम अपने प्रोडक्ट्स को आराम से चुपचाप भेज देते थे और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लगा देते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से जो ऑलरेडी हम इंपोर्ट 148% ज्यादा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में हमारा ग्रोथ सिर्फ 20% का हुआ है, लेकिन इंपोर्ट में ग्रोथ हमारा 148% का हुआ है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। और हमारा जो पल्सेस दाल, पल्सेस डेयरी सेक्शन में जो हमारा कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ के किसान जो है वो नुकसान झेलने को उन्हें मिलेगा। सेम फार्मर वल्नरेबिलिटी भी यहाँ पे वही चीज बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए नॉन टैरिफ बैरियर की हमें बात ये करनी चाहिए कि ईयू जो है वो सीबीएम, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें लगाता है, नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, जिसकी वजह से हमें उनसे कहना चाहिए कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमारा इससे नुकसान होता है। आप टैरिफ बैरियर तो नहीं लगाते, नॉन टैरिफ बैरियर लगाते। डोमेस्टिक पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स भी होता है कि हम भले प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, राइस हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन कभी कभी हम एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा देते हैं। कारण इसके पीछे ये है कि हम सोचते हैं कि अगर राइस हम दूसरे देश को भेजेंगे ना, तो इससे हमारे देश में जो राइस है वो उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, और सप्लाई डिमांड का खेल ही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर हमारे देश में राइस का क्वांटिटी कम हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे देश को भेज रहे हैं, तो अगर क्वांटिटी कम हो जाएगा जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और हमारे देश के लोग जो है वो सस्ते दामों पे नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए एक्सपोर्ट बैन लगा दो, ताकि हमारे देश का जो चावल है वो दूसरे देश ना जा पाए, हमारे देश में ही चावल बहुत ज़्यादा रहे और हम ज़्यादा सस्ते दामों पर चावल खरीद सकते हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी अब वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया को क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, इंडिया को नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में नेगोशिएशन करना होगा ईयू के साथ और यूएसए के साथ। यूके के साथ हमारा हो चुका है, नॉन टैरिफ बैरियर को भी इंक्लूड करना होगा। ठीक है, कि ये जो यू के साथ बात हो रहा है, उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंक्लूड करना होगा यार, कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। जो जीएम प्रोडक्ट्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, इनको अलाउ करना चाहिए। जीएम मस्टर्ड को अलाउ करना चाहिए, जीएम ब्रिंजल को ये अलाउ करना चाहिए, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारा वो बढ़ जाएगा। और अगर एक बार हमारा प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर हम जो है दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद एक चीज और होता है कि हम फार्म बिल्स लेके आते हैं लेकिन किसानों से पूछते ही नहीं है। तो इसीलिए कोई भी पॉलिसीज आप किसानों के लिए बनाइए, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा आंदोलन होता है, इसीलिए काम कीजिए ना कि पॉलिसी बनाने से ही पहले सारे किसानों के स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, बैठाइए और बात कीजिए, और खटाक से पॉलिसी बनाइए जिससे और लोगों को फायदा हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो सेशन, जिसमें मैंने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की एंड सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं। इससे रिगार्डिंग आपके मेंस के एग्जाम में हो, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा ही। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो यार,
और नीचे कमेंट करो अपना ओपिनियन कि क्या जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। कब तक हम इंडिया के लोगों को कंपटीशन से दूर भगाते रहेंगे, कभी तो उतरने दो। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और मेरी बहनों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।